ये गुंबद मीनाई ये आलम तन्हाई मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई। भटका हुआ राही मैं, भटका हुआ राही तू, मंजिल है कहाँ तेरी ए लालए सहराई। हेलो, assalamu alaikum and welcome back to ASM classes. This is Adil Sayaf and in this video we are going to discuss the lecture number 5 of our statistics MCQ series, and in this video we will discuss the MCQs of tabulation of data. सो फार हमने स्टैटिस्टिकल सीरीज के 4 लेक्चर्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। हाई एंड क्वेश्चंस दैट टू एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ JKSSB हमने कंप्लीट किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैटिस्टिकल सीरीज मैंने यहाँ पे जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स सीरीज फॉर FAA पूरी तरह से कंप्लीट की, 100% कंप्लीट है। उसके लेक्चर्स और उसके MCQs 400 MCQs मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। इकोनॉमिक्स के बाद हमने यहाँ पे ज्योग्राफी के MCQ स्टार्ट किए थे, उसके भी हमने सारा जो कोर्स है FAA का वो कंप्लीट किया है। एंड राइट नाउ ऑन द अल्टरनेट डेज एक तरफ से हमारा J&K चल रहा है जिसमें हम अभी J&K हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर साइड वी आर डिस्कसिंग द MCQs of statistics that is like required for our JKSSB FAA exam. If you are new to this channel or if you are already continuously watching my videos और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मेरा आंसर करने से पहले, बताने से पहले आप अपने आंसर्स नोट करोगे एंड इन द कमेंट सेक्शन मुझे बताओगे आपका जो स्कोर है वो कैसा रहा। ठीक है ना, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन से पहले जो मैं अभी आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स के 20 MCQs इन 3 टॉपिक्स के जिसमें हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा आता है, इसके 60 MCQs कंप्लीट किए हैं। एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। इसमें जो पहला लेक्चर था दैट वाज जिसके मैंने 30 MCQs लाए अबाउट द कलेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, and in this video we will discuss the 30 more MCQs of tabulation of data। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। और one more point, इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा that will be about the mean, mode and median, measures of central tendency। Here we go। ये हमारा पहला क्वेश्चन, which of the following statements accurately highlights the difference between classification and tabulation of data? The first question, which are the following statements accurately highlights the, what it is highlighting? It is highlighting the difference between the classification and tabulation of data. First, tabulation is a method of data analysis, whereas classification is a method of data presentation। चाहे आपका classification है चाहे आपका tabulation है, दोनों से आप क्या कर सकते हो, you can present the data। Second, classification precedes, it comes before the tabulation, serves as the basis for logical arrangements of data into rows and columns। ये हमारा सही आंसर बन जाता है। अब ये करेक्ट आंसर क्यों है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो क्लासिफिकेशन है इट कम्स बिफोर टैबुलेशन, it classifies each and every single item in his defined region in his specific class। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हमने बात की अबाउट द सेंसस में हमने मेल्स को अलग रखा, फीमेल्स को अलग रखा। सेंसस में हमने लिटरेट को अलग रखा, इलिटरेट को अलग रखा। सेंसस में हमने अनएम्प्लॉयड को अलग रखा, एम्प्लॉयड को अलग रखा। सेंसस में हमने मैरिड को अलग रखा एंड अनमैरिड को अलग रखा। उसके बाद इट बिकम्स इजी आफ्टर क्लासिफाइंग द डेटा इनटू देयर स्पेसिफाइड ग्रुप्स, इट बिकम्स इजी for us to make the tabulation। That is why this statement is correct। Tabulation is purely qualitative while classification is purely, दोनों quantitative है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें numbers में deal करते हैं।
Classification removes errors from data while tabulation presents errors. ये errors they are like they cannot present the errors. They remove the errors. अगर कहीं कहीं पे कोई एरर होगा वो एरर वो क्या करते हैं रिमूव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर आई गेस 3 है ये, ठीक है ना, ये 2nd है, नहीं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2nd है, वे आर ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। Statement first, a statistical table must possess a source node if the data gathered is secondary in nature। ये तो 100% सही है। अगर आप डेटा गैदर कर रहे हो फ्रॉम द सेकेंडरी डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेज यू मस्ट पुट द सोर्स नोड, ताकि जो एग्जामिनर हो, जो एनालिसिस करता हो, जो जब वो आपके डेटा को एनालाइज करे उसको पता होना चाहिए कि आपने ये डेटा कहाँ से लाया है। Second statement, footnotes that is given below the table are used to explain specific exceptions or technical pointers in the table and are generally placed above the source node। footnotes क्या होती है, ये specific exceptions को यहाँ पे क्या करती है, कुछ technical pointers जो टेबल में दिए गए होंगे, that is like hard to explain। footnote में उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करते हैं। एंड इट इज ऑलवेज, ये कहाँ पे होता है, above the source node। source node पहले footnote यहाँ पे बनाया जाता है, footnote के बाद यहाँ पे source node बनाया जाता है। that means both the statements are correct, both the statement first and statement second are true। ये हमारा second question हो गया। then उसके बाद we have question number 3। when data is classified according to the time attributes such as hours, days, weeks or years, it is known as chronological classification। 100% chronological temporal classification। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको ये What is the primary objective of such classification? टाइम सीरीज टेबल। जब आप टाइम सीरीज टेबल बना रहे हो, जब टैबुलेशन बना रहे हो, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू फाइंड द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अक्रॉस रीजनस। स्पाशियल तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल की बात की जा रही है, एंड स्पाशियल इज अबाउट द जियोग्राफिकल लोकेशंस। टू एनालाइज द शिफ्ट्स इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर एन एरिया। ये तो नहीं आएगा, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव नेचर होता है। तो आइसोलेट एंड अंडरस्टैंड द ट्रेंड, साइक्लिक एंड सीजनल वेरिएशंस ओवर टाइम। तीनों चीजों में एक क्या हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कौन सी चीजें वो क्या ट्रेंड लेकर फॉलो कर रही है, उनका जो साइकिल है, कब उसकी डिमांड अप हो रही है, कब उसकी डिमांड डाउन हो रही है, कब वो फ्लक्चुएट हो रहा है, और उसके साथ साथ किस सीजन में क्या उस डेटा में वेरिएशंस आती है। दैट मीन्स द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 3 क्वेश्चन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज इनकरेक्ट। बेटा लाइक बिफोर दैट मैं बार बार आपको बताता हूं कि मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूं दोज हु आर वाचिंग माय वीडियोस, आपको लाइक बेसिक नहीं, अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, आइदर इट विल बी इन द अगस्त और इट विल बी इन द मंथ ऑफ सितंबर या मैक्सिमम अक्टूबर में होगा। मैं उम्मीद करता हूं लाइक आप पिछले 3-4 सालों से या 1 साल से कंटिन्यूअसली एफए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड यू नो द बेसिक्स के साथ साथ आपको एडवांस्ड भी पता होगा। एंड आई एम लाइक होपिंग अगेन दैट यू आर जस्ट हियर फॉर द दिस प्रैक्टिस सेशन के लिए एंड टू गेन समथिंग न्यू पॉइंट्स टू एनालाइज द ट्रेंड, हाउ कैन क्वेश्चंस बी फ्रेम्ड इन योर एग्जाम। तो ये मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम पढ़ा होगा आपने। हिस्टोग्राम के बाद हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम के बाद हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बाद हम क्या करते हैं, वी ड्रा द फ्रीक्वेंसी कर्व्स। पॉलीगॉन प्रॉपर मिड पॉइंट्स की मदद से हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द स्केल टू जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम। और फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है, स्मूथ फ्री हैंड कर्व विदाउट यूजिंग द स्केल। जब कर्व बनाते हो दैट बिकम्स योर फ्रीक्वेंसी कर्व।
अब ये बताया जा रहा है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट की बात नहीं की जा रही है, इनकरेक्ट। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड आइदर फ्रॉम हिस्टोग्राम, पहले ही मैंने बताया हिस्टोग्राम डायरेक्टली आर फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल, ये भी मैंने बताया। हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को हम क्या, इनको मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा ऐसे, फिर उनको ज्वाइन करके रफली मैं बना रहा हूँ, आई एम गिविंग जस्ट यू द आइडिया। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम जो कर्व बनाते हैं दैट कर्व इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये तो सही हो गया। द टोटल कर्व अंडर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हिस्टोग्राम। ये किसके बराबर होता है? द एरिया अंडर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज इक्वल टू द जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग हिस्टोग्राम उसके बराबर होता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर, ये दिस स्टेटमेंट थर्ड, इट इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स बाय एक्सटेंडिंग लाइन इज to the horizontal axis at zero frequency midpoint is closed। देखो यहाँ पे भी मैंने क्लोज किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये बराबर एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, और यहाँ पे भी क्या कर रहा था, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा था। इसका मतलब जो 4 है इसका ये वाला भी ठीक है। फिर तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा। स्टेटमेंट क्या है? इट कैन ओनली बी ड्रॉन फॉर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैव इक्वल क्लास इंटरवल्स। ये याद रखेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, इट कैन ड्रॉन फॉर बोथ इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम इज ड्रॉन फॉर बोथ इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन बन जाता है। समझ आया? फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, हिस्टोग्राम आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, बेसिक्स आपको पता होंगे। देन वी है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। फ्रीक्वेंसी कर्व जो मैं अभी आपको बता रहा था, ए फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय स्मूथिंग द शार्प कॉर्नर्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन थ्रू फ्री हैंड ड्राइंग सच दैट द एरिया अंडर इट रिमेन्स अप्रॉक्सिमेटली द सेम। फ्री हैंड करो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 1 पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ, फिफ्थ, ये हम ऐसे सीधा फ्री हैंड करो बनाते हैं। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी करो। अनलाइक हिस्टोग्राम, a frequency curve can easily be used to represent and compare more than 2 distributions on the same axis पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो हमारा हिस्टोग्राम होता है वहाँ पे हमारा एक ही एक्सिस, या तो आइदर वी विल लाइक frame the data, we will make the bars on the x axis or we will frame the data on the y axis। यहाँ पे हम दोनों एक्सिस को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। फ्रीक्वेंसी कर्व वो कर्व होती है वेयर वी डोंट यूज द स्केल, फ्री हैंड कर्व हमारी होती है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एंड इट कैन रन फॉर बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए रिसर्चर वांट्स टू लोकेट द मीडियन ग्राफिकली फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूशन इफ ए रिसर्चर वांट्स टू लोकेट द मीडियन, अगर उसको मीडियन लोकेट करना होगा ग्राफिकली फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स आर इंडिस्पेंसिबल। कौन सी डायग्राम वो यूज करेगा? देखिए, अगर हम ऑप्शन, मैं आपको पहले ऑप्शन बताता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लेस देन एंड मोर देन ओ क्यू। अब देखिए, जो हमारा हिस्टोग्राम होता है ना, ये बात आप याद रखेंगे आज से। अगर आपको कोई पूछेगा हिस्टोग्राम किस लिए होता है, हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू लोकेट द मोड। मेरी बात आप याद रखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, जैसे मैंने आपको बताया, मीडियन इट इज ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ये ड्रा होता है। ये हमारा ओक्यू कर्व से ड्रा होता है जब लेस देन और जो हमारा ग्रेटर देन ओक्यूज उनको मिलाते हैं, देन हमारे पास क्या आ जाता है, जो बीच वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। एट दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी गेट द मीडियन। यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, मीडियन, मिडल वैल्यू निकल के आ जाता है। हिस्टोग्राम मोड ये तो आएगा नहीं,
कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। देन जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसके बराबर, किसके बारे में होता है? इट इज अबाउट द शेप्स एंड साइजेस। शेप्स एंड, आपने कौन से बार्स बनाए, कैसे बनाए, आपकी कर्व कैसे बन रही है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है। देन वी हैव हियर जो हमारा लास्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या करता है? ये सर्कल को यहाँ पे डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। पाई चार्ट डिवाइड द सर्कल इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। फॉर एग्जांपल सेगमेंट्स में ये कैसे डिवाइड करता है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये हमारा एक सर्कल है, मैं बताऊंगा जो इंडिया का जो जीडीपी है, जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन का, ऑब्वियसली वी ऑल नो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है, इट इज 56 या 57% टेरिशरी सेक्टर का। देन सबसे कम किसका है? एग्रीकल्चर सेक्टर का, ये हमारा 17% आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास बचा रेस्ट हमारे किसका आएगा? सेकेंडरी सेक्टर का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये 27 आई गेस कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना, 27%। अब देखो इसने क्या किया, इसने सर्कल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। दैट इज what pie chart is all about. Frequency polygon is all about the shapes and sizes. Histogram is all about the mode, and जो हमारा ogives होते हैं they are used to locate the median value. समझ आ रहा है? कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं आपको? मुझे पता है अभी तक आपने लाइक नहीं किया और कमेंट तो आप कर ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा जो वीडियो है कमेंट करो, मुझे बताओ ये जो मेरी वीडियोस है आपको कैसे लग रहे हैं। सही आंसर, आंसर बी। Then consider a highly asymmetrical J-shaped distribution which graphically representation is least likely to give smooth traditional bell-shaped करो अप्रॉक्सीमेटली। बेटा अगर आपने जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है पढ़ा होगा अबाउट द फ्रीक्वेंसी कर्व्स, फ्रीक्वेंसी कर्व्स में हमारे पास एक कर्व कौन सी आती है? जे शेपर्ड कर्व आती है, जिसमें एक बेल शेपर्ड कर्व आती है, एक जे शेपर्ड कर्व आती है, एक इन्वर्टेड यू शेपर्ड कर्व आती है, सिक्यू कर्व आती है, सिक्यू सिमेट्रिक कर्व्स आ जाती है, ठीक है ना। उसी में हमारी एक कर्व कौन सी आएगी? जो जे शेपर्ड कर्व है, इट इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। Statement, consider the following statement: a histogram cannot be constructed for a frequency distribution with open end class unless the width of the open end class are assumed to be fixed. फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो हमारा सेकंड है, मोड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फ्रॉम हिस्टोग्राम। देखो अभी मैं आपको बता रहा था मोड हिस्टोग्राम, ये याद रखेंगे मोड, तो ये सीधा हमारा करेक्ट हो गया। अब बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। मोड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फ्रॉम हिस्टोग्राम बाय आइडेंटिफाइंग द हाईएस्ट रेक्टेंगल्स एंड ड्राइंग intersecting lines from its top corners to the adjacent rectangles. अब ये समझते हैं, हिस्टोग्राम कैन नॉट बी ड्रॉन फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपोनेंट। अच्छा मुझे बताओ ओपोनेंट क्या होता है? जिसमें द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज मिसिंग। पढ़ा होगा आपने, जो हमारा ओपोनेंट होता है जिसमें हम लिखते हैं बिलो 10, फिर यहाँ पे लिखते हैं जो, ठीक है ना, अबोव 15, अबोव 50, कुछ ऐसे हम लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोला जाता है ओपोनेंट, जिसमें द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। ये तो नहीं ड्रा हो सकता, क्योंकि अब ये ड्रा क्यों नहीं हो सकता? लॉजिक समझते। देखिए हमने हिस्टोग्राम ऐसे ड्रा किया, हमें पता है 10 to 20, 20 to 30 हमारे पास ऐसे कंटिन्यूअस सीरीज है, क्योंकि वी ऑल नो हिस्टोग्राम कैन ओनली बी ड्रॉन फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज। देन वी हैव 30 to 40 एंड 40 to 54 सो ऑन। अब जब आपकी पहली लिमिट दी गई है, हम स्टार्ट करेंगे, ये 0 है, 0 के बाद 10 है, 10 के बाद ये 20 है, 20 के बाद ये 30 है, 30 के बाद ये 40 है। हमने यहाँ पे 10, 10 के बाद 20, इन दो को मिलाया और यहाँ पे हमने बार बनाया। ऐसे ही हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, पता होगा आपको। लेकिन अब मुझे बोलो, अगर आपके पास जो हमारी ये लिमिट है ये नहीं दी है, यहाँ पे लिखा होगा जो हमारा है अबोव 20। अब मुझे अबोव 20 बताइए कितना होगा?
ठीक है, या सॉरी अबो 20 नहीं, यहाँ पे लिखा होगा बिलो 20। बिलो 20 कितना, क्या वो 10 है, क्या वो 15 है, क्या वो 17 है, क्या वो 16 है, क्या वो 8 है, 9 है, 5 है, 4 है, वो कितना है। अगर स्पेसिफाई नहीं दिया होगा तो कैसे आप ड्रा करोगे। तो हम क्या करते हैं, अनलेस द विड्थ ऑफ द ओपन एंड क्लास आर अज्यूम्ड आर फिक्स्ड, हम फिर क्या करते हैं, इसको अज्यूम करते हैं या फिक्स करते हैं। लेट अस सपोज बिलो या 15 होगा, 10 होगा, 5 होगा, डिपेंडिंग अपॉन हमारी जो क्लास विड्थ, बाकी जो क्लासेस है वो कैसे फॉलो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया। मोड, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक आपका डेटा नहीं दिया होगा, क्लोज्ड एंड नहीं होगा, तब तक हिस्टोग्राम ड्रा नहीं होगा। अगर अब ओपन एंड दिया होगा, हम क्या करते हैं, वी अज्यूम्ड द डेटा, वी अज्यूम्ड द विड्थ्स आर फिक्स्ड द डेटा। क्वेश्चन नंबर 8। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे टेबल के कुछ कंपोनेंट्स पढ़ा होगा आपने। टेबल क्या होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। अब इन्हीं को हम क्या करने, इन्हीं को हमें क्या करना है, इन्हीं को हमें लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ यहाँ पे मैच करना है। वी हैव स्टेप्स, वी हैव कैप्शंस, वी हैव हेड नोट एंड वी हैव फुट नोट। अब स्टेप्स का मतलब क्या होता है, पढ़ा होगा आपने। स्टेप्स का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पे we have these headings or designations given in the horizontal rows, rows, headings, rows, steps। ये बात आप याद रखोगे। अगर ऐसे नहीं याद रखेंगे, steps, rows, SR आप ऐसे याद रखोगे। देन C से कैप्शन, C से कॉलम हेडिंग, मैंने ऐसे इसको याद रखे है, ठीक है ना। आप याद रखोगे S फॉर steps, R फॉर rows, SR, ठीक है ना। ये हमारा SR और ये हमारा CC, ये हमारा पूरा आ जाएगा। CC मतलब जो हमारा कैप्शन है, कैप्शन का मतलब होता है हेडिंग इज गिवन एट द वर्टिकल कॉलम्स, कैप्शन कॉलम्स, स्टेप्स, रोज। फिर से बताओ, कैप्शन कॉलम्स, स्टेप्स, रोज, हमारे दो यहाँ पे करेक्टली मैच हो गई। ये तो हमारा दिस जो हमारा स्टेप है ये थर्ड आ जाएगा, स्टेप थर्ड, और कैप्शन हेड नोट ये सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब ए का 3 है और क्यू का 1 है, ये तो दोनों ठीक हो गए। अब हमारे पास और दो बचते हैं। अब और दो कौन है हमारे पास, वी हैव हेड नोट। अब हेड नोट कौन सा नोट होता, नोट, ठीक है, नॉट नोट, हेड नोट यहाँ पे दिया गया है। अब हम पहले हेड नोट देखते हैं। हेड नोट किसके बारे में है, हेड नोट ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट जस्ट बिलो द टाइटल टू क्लैरिफाई यूनिट्स और कवरेज। जो हेड नोट कहाँ पे, टाइटल अगर ये दिया हुआ है, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, देखिए ये ऊपर सबसे बड़ा टाइटल है, ठीक है, MCQ स्टैब्लिशन ऑफ डेटा। उससे नीचे यहाँ पे लिखा होता है हमारा हेड नोट इन द टेबल्स। देन हेड नोट का सही आंसर क्या आ जाएगा, हेड नोट का सही आंसर हमारा सेकंड आ जाएगा। ये तो फिर गया, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर बी आ जाएगा। दैट मीन्स फुट नोट बॉटम, हेड नोट टाइटल के नीचे। फुट नोट हमेशा बॉटम के नीचे आता है, कुछ स्पेसिफिक होता है या टेक्निकल टर्म्स होती है, दे आर मेंशनड इन द फुट नोट। क्वेश्चन नंबर 9। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। फिर से आ गया, देखिए कितनी अच्छी चार कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में हमने समा के रखे हैं। वी हैव हिस्टोग्राम, वी हैव ओग्यू करो या ओजाइव करो, जो आप बोलो ओग्यू है। देन वी हैव लॉरेंस करो, लॉरेंस करो के बाद वी हैव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लॉरेंस करो इकोनॉमिक्स वालों ने पढ़ी होगी अबाउट द लॉरेंस करो। जरा मुझे बताओ लॉरेंस करो किसके बारे में है, ठीक है ना। फर्स्ट वी हैव फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास वी हैव हिस्टोग्राम। मैंने आपको बताया हिस्टोग्राम किस लिए होता है हिस्टोग्राम इज फॉर मोड। फिर से बताओ, हिस्टोग्राम इज फॉर मोड। हिस्टोग्राम मोड ये हमारा P का 2 यहाँ पे आ गया, P का 2 ये गया, हमारे पास दो ऑप्शंस यहाँ पे बच जाते हैं। देन जो हमारा Q है OQ, अभी मैं आपको बताया था लेस देन एंड ग्रेटर देन OQ से हमें क्या निकलता है, हमें यहाँ पे मीडियन निकलते हैं। बस खेल खत्म। जो हमारा Q है, Q का यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, लेकिन Q4 यहाँ पे भी दिया है, Q4 यहाँ पे भी दिया है, देखते हैं। उसके बाद लॉरेंस करो, जो हमारी लॉरेंस करो है, विजुअलाइजेस इनइक्वालिटीज इन वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। किसके बारे में, इट विजुअलाइजेस inequalities in wealth or income distributions।
इनकम इनइक्वलिटीज़ के बारे में होती है, लार्जेस्ट करो। ये हमारा 1 जो हमारा आर है, इसका 1 आर का 1 आर का 3 जो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बच गया। ये किस लिए? कंपेयरिंग द मल्टीपल कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन साइमल्टेनियसली। इसका ये सही आंसर आ जाएगा। ये हमारा सही हो। समझ आ रहा है? लाइक पसंद आ रहा है आपको? अगर पसंद आ रहा है तो मेरा वीडियो जल्दी से लाइक कमेंट करो। कमेंट आप करना भूल जाते हो। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ 60% जो मेरी चैनल का स्टूडियो है वहाँ पे मुझे ये दिखाया जा रहा है। एंड लाइक इट इज़ क्या बताऊँ, लाइक ये डिसअपॉइंटेड आई एम विद दिस, लाइक जो डेटा दिखाया जा रहा है कि 60% आप जिनका वॉच टाइम जो देख रहे हैं कंटिन्यूसली, उसमें 60% ऐसे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बार बार मैं बता रहा हूँ भाई, या कोई हमारी बहन देख रही है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है, देन पैसे तो नहीं, इस चीज़ की मैं तो पैसे नहीं ले रहा हूँ। मैं आपके लिए फ्री यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अब फ्री में आपको क्या करना है? जस्ट आपको सब्सक्राइब ही करना है, कमेंट भी मत करो। एटलीस्ट अभी मेरा इनिशियल स्टेज है, जैसे मैं बहुत ही लाइक यू डोंट नो मैं कितना ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस चीज़ पे, लाइक टू मेक दिस थिंग हैपन। आपको पता है कश्मीर में, पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अभी हालात कैसे हैं। लाइक अगर कहीं से आपको कुछ भी रोशनी दिखाई दे रही है, आप कुछ कर सकते हो। लाइक कम फॉरवर्ड लोग फिर आपको क्या करते हैं, डेफिनेटली लाइक नॉट इन द इनिशियल स्टेज, लेकिन जब अरूज पे पहुंच जाते हो तो फिर सभी क्या करते हैं, तालियां मारना स्टार्ट करते हैं। हाँ हमें पता था ये कर सकता था, लेकिन उनको कब पता नहीं होता था, जब इनिशियल स्टेज होता है। और मेरा भी अभी इनिशियल स्टेज है। एंड आई एम वंस अगेन रिक्वेस्टिंग यू, अगर आप देख रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर आप क्या कर रहे हो, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे। देन ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। While constructing a frequency curve for a moderately skewed distribution, what is a crucial role regarding the freehand smooth technique curve? किसके बारे में बात की जा रही है? freehand smooth curve की। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे लगता है कि स्मूथिंग आपको समझ आया होगा कौन सा आंसर है। अब जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई पुट यू फॉर द होमवर्क, वो हमारा ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप करोगे जो फ्रीक्वेंसी कर्व है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना? इसमें आपको याद रखना जो फ्रीक्वेंसी कर्व है कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ये हमारा जो लोएस्ट लेवल से स्टार्ट हो जाती है ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, और जो अपर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल और अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल में कंप्लीट हो जाती है। जिससे क्या होता है, जिससे जो हमारे एरर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है ना? आप इसका आंसर हिंट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। अब इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन 3 क्वेश्चन में रखता हूँ। एक हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ध्यान देखते हैं और 2 कौन से रहेंगे। In a geographical spatial classification, the data is classified on the basis of geographical locations like countries, states or districts. When presenting the data in table, what is the standard practice for ordering the rows or steps? अगर आप डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो किसमें, इन द टेबल, क्या प्रॉपर प्रैक्टिस आप जो रोज एंड कॉलम्स, यहाँ पे रोज को, स्टेप्स मतलब क्या होता है, रोज को आप कैसे यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हो, उनको कैसे बनाते हो। ऑब्वियसली रोज अल्फाबेटिकली आर बेस्ड ऑन a recognized regional hierarchy or magnitude size। ठीक है ना? अल्फाबेटिकली और बेस्ड ऑन रिकॉर्ड, या आपको प्रॉपर पता होगा। लेट अस सपोज हम नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे, नॉर्थ में हमारा JNK आ जाता है, एंड इन द फार साउथ वी हैव कन्याकुमारी, या ऐसे भी जब, लेकिन जो कन्याकुमारी तब जब आपको प्रॉपर वे में पता होगा। अगर पता नहीं होगा, डेटा ज़्यादा होगा, देन हम क्या करते हैं, देन हम अल्फाबेटिकली यहाँ पे डेटा को लिखने की कोशिश करते हैं। यही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है।
Then we have question number 13. What is question number 13? What is the primary structural difference between a complex table and simple table? Simple है ये. A complex table reflects more than one characteristic. Simply simple table एक ही characteristic है, या तो मेल है या तो फीमेल है, मसला खत्म. Complex में मेल फीमेल, literate illiterate, married unmarried, employed unemployed, joint single, उसमें सारा आ जाता है. दैट रिफ्लेक्ट्स मोर देन वन कैरेक्टर साइमल्टेनियसली. 13 का सही आंसर क्या आएगा? 13 का हमारा सही आंसर बी पार्ट आ जाएगा. देन इन ए प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड स्टैटिस्टिकल टेबल where should a prefatory note or head note याद रखेंगे. हेड नोट इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? इसको प्रेफरेटरी नोट बोला जाता है. आइडियली प्लेस. अब जब इसको हेड नोट बोला जाता है, ये तो फिर आपको पता होना चाहिए, जस्ट बिलो द टाइटल बिफोर द बॉडी ऑफ द टेबल. हेड नोट टाइटल के नीचे ही आएगा, प्रेफरेटरी नोट टाइटल के नीचे ही आएगा. ये तो बॉटम में नहीं आ जाएगा, ये तो सेल में नहीं आ जाएगा, ये तो राइट साइड के स्टब्स में नहीं आ जाएगा. इट विल बी ऑन द जस्ट बिलो द title. Question number 14. Then we have question number 15. Why is the source note considered वाइटल इन प्रोफेशनल स्टैटिस्टिकल टेबल? मुझे बताओ, जो सोर्स नोट है ये वाइटल, वाइट इज इंपॉर्टेंट इन द स्टैटिस्टिकल टेबल्स, क्योंकि अगर आप सेकेंडरी डेटा से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सेकेंडरी डेटा से आप टेबल्स फॉर्म कर रहे हो, देन यू मस्ट पुट द सोर्स नोट फ्रॉम वेयर यू कलेक्ट द डेटा. क्योंकि अगर आप सोर्स नोट पुट ही नहीं करोगे, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो खत्म हो जाएगी. सेकेंडरी डेटा को अगर कोई चीज ऑथेंटिक बनाती है, दैट इज, ये बात आप याद रखोगे, वो सोर्स नोट होता है. क्योंकि सेकेंडरी डेटा तभी ऑथेंटिक माना जाएगा जब आपके पास रेफरेंस होगा, एंड रेफरेंस हमारे पास क्या होता है? सोर्स नोट होता है. अब इससे अच्छा मैं इसको नहीं समझा सकता. देन हमारे पास करेक्ट का आंसर क्या आ जाएगा? इट अलोज वेरिफिकेशन, यही मैं बता रहा था. इट अलोज वेरिफिकेशन ऑफ डेटा, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक, क्या ये वैलिड है, ये क्या ये सही है या नहीं है, एंड गिव्स क्रेडिट टू द प्राइमरी. ऑब्वियसली अगर कोई डेटा कंपाइल कर रहा है ऑन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, हम उसको क्या करते हैं? हम उसको क्रेडिट भी यहाँ पे दे रहे हैं. जो जैसे अभी आप मेरा क्रेडिट नहीं दे रहे हो और वीडियोस देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बट यू मस्ट गिव द क्रेडिट. ठीक है ना? ये यहाँ पे हमारा ए पार्ट सही आ जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16. विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टेड टेबल की बात हो रही है. किसकी? इनवर्टेड टेबल. जरा मुझे बताओ, इनवर्टेड टेबल क्या ये उल्टा पुल्टा होगा? अगर टेबल ऐसे है ऊपर से नीचे, क्या ये नीचे से ऊपर होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा. ठीक है ना? ये फिर तो ये हमें समझ में नहीं आएगा. अब इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है? इट इज ए टेबल वेयर द रूल्स ऑफ कैप्शंस एंड स्टेप्स, rules of captions and steps are interchanged for specific presentation needs according to the need. If you are changing the steps, if you are changing the captions, if you are changing the columns, if you are changing the rows, then हमारे पास क्या आ जाएगा? It is called as, इसको inverted table बोला जाता है. ये भी हमारा conclude होगा. 16. Then we have question number 17. If you are asked to locate the mode of a, देखिए फिर से बात आ गई, किसकी? मोड की बात आ गई. अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि दो बार मैंने इन डिटेल बताया मोड को ग्राफिकली कैसे लोकेट किया जाता है. ये होमवर्क नहीं है, ये आप जस्ट मैंने आपको बताया, यू आर मेकिंग द नोट्स. ठीक है ना? आप क्या करोगे, ये आपको मैं ऐसे ही बताऊंगा, आपको एज इट इज अपनी नोट्स में ऐड करना. होमवर्क नहीं है, अब ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना? फिर भी लाइक कमेंट में बताओ मुझे ये क्या आंसर आ जाएगा. इससे मैं देखूंगी कि आप कितना सीरियसली मेरा लेक्चर देख रहे हो.
Then we have question number 18. What is the key conceptual difference between frequency polygon and frequency curve? In the very second question मैंने वहां पे बताया frequency polygon क्या होता है and what is frequency curve. Frequency polygon is drawn by joining the midpoint by using the proper scale, proper methods वहाँ पे follow किए जाते हैं, and the frequency curve is drawn, is free, it is a free hand curve where we don't use any scales. ऐसे ही हमें जो मर्जी आया हम वहाँ पे बनाते गए, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 18 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन स्ट्रेट लाइन्स while as the curve frequency curve is drawn as a smooth free hand line. हमारी है, हमारा पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18. Then we have question number 19. The total area under a standard frequency curve is normalized or proportional to, ये बोला जाता है जो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व होता है इसके अंडर जो हमारा टोटल एरिया होता है ये किसके बराबर होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपली जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होंगी, अगर फ्रीक्वेंसीज यहाँ तक आएगी डेटा हमारा यही तक बनेगा, अगर फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाएंगी देन हमारा कर्व भी बढ़ जाएगा, अगर ये और बढ़ जाएंगी देन ये हमारा और ज़्यादा यहाँ पे क्या हो सकता है, बढ़ सकता है. क्वेश्चन नंबर 19 ए पार्ट इसका सही आंसर आ जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 20. What happens to the shape of frequency polygon? Frequency polygon का क्या होगा, as the number of observations increases, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज इंडेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, एंड क्लास इंटरवल्स बिकम्स इनफिनिटली स्मॉल, और जो क्लास इंटरवल्स है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएंगी, वो स्मॉल हो जाएंगी, और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगी. उस वक्त जो हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का यहाँ पे क्या होगा, इट अप्रॉक्सीमेट्स एज ए स्मूथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो यहाँ पे हमारी ऐसी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी कर्व यहाँ पे बन जाएगी. ऑलरेडी सिंपल क्वेश्चन है, ये एक आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा, देन ये चौथा आ जाएगा, फिर हम इन्हीं को ज्वाइन करेंगे, ये क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस कर्व. ये हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी, याद रखेंगे. हमारे पास फिर भी डेटा है, हमारे पास फिर भी प्रॉपर यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशंस है. इट बिकम्स लाइक ए स्टीप डिस्क्रिशन फंक्शन, ये तो नहीं होगा, वर्टिकल तो ये बन ही नहीं सकती है. सही इसका आंसर क्या आ जाएगा, सही इसका आंसर बी पार्ट आ जाएगा. Then we have question number 21. अब question number 21, if a more than OQ or less than OQ, more than for the same data set are presented on the same graph, the x coordinate of their point of intersection gives the value. अब x coordinate किसका वैल्यू देता है, फिर से मैं आपको बताऊंगा. ये मैंने आपको बताया था OQ किस लिए यूज होता है. अब ये मुझे, ये आपका होमवर्क नहीं है, बताया है मैंने, ये मुझे आप इसका आंसर ऐसे ही करोगे, मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है. अब यहाँ पे मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको रखा था, ये जो हिस्टोग्राम वाला, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने रखा था आपके लिए. एंड देन ये होमवर्क नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. इनको आप क्या करोगे, इनको आप ऐसे ही सॉल्व करोगे मेरे लिए. अगर आप ऐसे ही कर रहे हो, लाइक यू कैन आल्सो कमेंट, आप कमेंट भी कर सकते हैं. देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर वी हैव 22. अच्छा क्वेश्चन है ये. यहाँ पे देखिए, इन ए हिस्टोग्राम इफ द क्लास इंटरवल इज, देखिए क्लास इंटरवल कितना है, 10 to 20, देन 20 to 40, देन 40 to 70. हमारा क्लास इंटरवल ये बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे हमने अभी बताया था इंडेफिनिटली इट इज इंक्रीजिंग, ऐसे ही ये बढ़ रहा है. एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 20 to 40, जो हमारा 20 to 40 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज 30, यहाँ पे 30 आ जाएगी. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जरा मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी, ऑनेस्टली मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपको ये पता था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं. निकालो अगर आपको पता है, ठीक है ना. अब मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे निकालते हैं. देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए क्लास विड्थ कितनी है.
याद रखेंगे, अच्छा कंसेप्ट है, नया, मुझे पता है ये नया कंसेप्ट है, ठीक है ना, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे क्लास विड्थ, क्लास विड्थ क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लेकिन फ्रीक्वेंसी किस क्लास की दी गई है? फ्रीक्वेंसी हमारी, ये बात आप याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारी सिर्फ इस क्लास की दी गई। दैट मीन्स जो हमारा कंसर्नड क्लास है वो सिर्फ ये वाला क्लास है। इन दो क्लासेस के बारे में हमें बात ही नहीं करनी है। अब क्लास विड्थ किसके कैसे हम निकालते हैं? डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितनी डिफरेंस है? लोअर डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इनके बीच में कितनी डिफरेंस है? 40 - 20 कितना हो गया? वो हमारा 20 निकल के आ जाएगा। ये हमारी क्लास विड्थ है कि नहीं? ऐसे ही निकालते हैं, ये हमारी क्लास। अब क्लास विड्थ के बाद आप क्या करते हो? आप यहाँ पे एफ डी लिखते हो। व्हाट इज एफ डी? एफ डी इज आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एफ डी किसके बराबर होता है? ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, लिख के रखोगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ हमारा कितना निकल के आ जाएगा? जरा मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी है? फ्रीक्वेंसी दी गई है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी इज वी हैव 30, और जो यहाँ पे हमारा क्लास विड्थ है वो कितना है? वो हमारा 20 है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। पहले आप क्या करोगे? पहले आप क्लास विड्थ को निकाल के रखोगे। निकाला आपने, देन ये 0 गया, ये 0 गया। अब इसका क्या आंसर आ जाएगा? 2, 3 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 3 डिवाइड बाय 2, 3 1 is 2, 1 is 2, देन ये कैरी आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 5 is 10, 1.5। जरा मुझे बताओ इसका आंसर। अच्छा लगा आपको? नया मिल रहा है आपको कुछ? ये हमारा 1.5 इसका सही आंसर है। आई होप आपको ये अच्छे से, मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मैं यहाँ पे डेटा चेंज करूँगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे हमारा है 40 70, ये वाला, ठीक है ना। थर्ड मैं आपको बताऊंगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। 20 to 40 नहीं रखेंगे आप, 40 to 70 रखेंगे। एंड जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, जो हमारा क्लास है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मैं सेम रखूंगा यहाँ पे 30। कितनी रखूंगा? 30। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या आएगा। कितना रखा मैंने? यहाँ पे मैंने ये 30 रखा। आई होप इसका मुझे अब आप आंसर करोगे, आपको ये समझ आया होगा मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। Question number 22. Then we have question number 23. Tabulation is the final stage of statistical compilation, whereas classification is a prerequisite ऑफ टैबुलेशन। बताया मैंने, क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स टैबुलेशन, टैबुलेशन हमारा फाइनल स्टेज है, बन गया टेबल, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट। ए स्टैटिस्टिकल टेबल कैन हैव कैप्शन विदाउट हैविंग ए स्टब, विदाउट हैविंग ए, यहाँ पे क्या हो सकता है? लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, जो हमारा, अगर आपने पढ़ा होगा फीचर्स ऑफ टेबल, देयर मस्ट बी कैप्शंस, देयर मस्ट बी स्टब्स, देयर मस्ट बी कॉलम्स, देयर मस्ट बी रोज। क्योंकि अगर हमारे पास कॉलम्स ही नहीं होंगी तो टेबल कैसे बनेगा? इसका मतलब ये हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा। दैट मीन्स जो इसका सही आंसर आ जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, एंड जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड, ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये हमारा इनकरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ आया आपको? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 24. The area of histogram rectangle represents the frequency of that class only when all class intervals are क्या होंगे? all class intervals are equal. ये तो हमारा स्टेटमेंट जो है ये हमारा सही आ जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या बताया था? एरिया ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, ये हिस्टोग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट, ऑब्वियसली इट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास ओनली व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर इक्वल। अनइक्वल नहीं होगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा? यहाँ
पे हमें इनको इक्वल क्लास इंटरवल्स बनाना होगा, हमें उसको इक्वल यहाँ पे क्या होगा फिक्स्ड देना होगा, कोई डेटा यहाँ पे अज्यूम करना होगा। ये बात आप याद रखेंगे, जो रेक्टेंगल्स होते हैं ये ऑलवेज रिप्रेजेंट, याद रखेंगे जो हमारे हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स, द रेक्टेंगल्स ऑफ द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल। क्या याद रखोगे, मुझे पता है लिखा नहीं होगा, अपनी लिखो रेक्टेंगल्स ऑफ ए हिस्टोग्राम, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। द रेक्टेंगल्स ऑफ द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स, क्या ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल, ये 10 से लेकर 20 तक यहाँ में जो आएगा दैट इज इट इज, यहाँ पे उसकी वो क्या है, उस क्लास इंटरवल की वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है ना। देन जो हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, हमें क्या करना होगा, प्रॉपर वे में पहले इसको सेट करना होगा। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो गया, ये हमारा करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी 24. Then we have question number 25. A frequency polygon can be drawn even without drawing a histogram. अगर आपको याद होगा, हिस्टोग्राम के बिना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा ही नहीं हो सकता है। जब तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं होगा तब तक हिस्टोग्राम ड्रा ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हिस्टोग्राम कहाँ से ड्रा करेंगे, मिड पॉइंट्स ऑफ ए क्लास इंटरवल कैन इजीली बी कैलकुलेटेड एंड प्लॉटेड अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली। ये तो मैंने अभी आपको बता रहा था कि ये जो हमारा दिस मिड पॉइंट्स होते हैं ये इजीली कैलकुलेट किए जा सकते हैं एंड देयर रिप्रेजेंटिंग देयर फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब ये तो बहुत करेक्ट नहीं है, A इज फॉल्स एंड B इज वो क्या आ जाएगा, वो हमारा यहाँ पे ट्रू आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। एन ओग्यू कर्व कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग बिलो ए सर्टेन वैल्यू, ठीक है ना। ओग्यूज आर बेस्ड ऑन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पे ये बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, वो तो 2 नहीं थे, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला, आई गेस मैंने क्वेश्चन नंबर 10 के 11 वो देख लेना आप, ठीक है ना, 11 और ये क्वेश्चन नंबर 26, 2 अभी तक हो गए जो आपके लिए क्या है, जो आपके लिए होमवर्क है। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, in a cumulative frequency curve, the cumulative frequency value can occasionally decreases if the raw frequencies are negative. क्या बताया जा रहा है, इन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जो हमारी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होती है, द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यूज आर ओकेजनली, क्या वो ओकेजनली यहाँ पे डिक्रीज हो रही। मुझे बताओ फ्रीक्वेंसीज में तो हमारा कभी ये वैल्यू नेगेटिव ही नहीं आता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसीज या तो पॉजिटिव होंगी, ठीक है ना, या तो ठीक है ना इक्वल होंगी। फ्रीक्वेंसीज कैन नेवर बी, ये हमारी क्या होती है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव वैल्यू में ये नहीं आ सकता। रा फ्रीक्वेंसीज इन ए स्टैंडर्ड एम्पिरिकल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैन नेवर बी, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो रा फ्रीक्वेंसीज होती है ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब सेकंड हमारा सही है, ये हमारा गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इसका करेक्ट आंसर होगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। Consider the following statement. A statistical table must always include a source node 100% even if the data is primarily collected by the इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। सोर्स नोट होना चाहिए भाई, आपके पास ये पता होना चाहिए कि आपने ये ठीक है ना डेटा कहाँ से लाया। फॉर ए प्राइमरी डेटा द सोर्स नोट यूजुअली रीड्स सोर्स प्राइमरी डाटा और फील्ड सर्वे। सोर्स नोड वहाँ पे क्या लिखा जाता है, प्राइमरी डाटा, सोर्स प्राइमरी डाटा या फील्ड सर्वे से हमने उसको कहाँ पे किया है, कलेक्ट किया है। ऐसे वहाँ पे जो हमारा दिस
जो सोर्स नोट है वो ऐसे दिया होता है फील्ड सर्वे। इसका मतलब जो ये है बोथ आर अवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर, इनका यहाँ पे करेक्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, रीजन एंड असर्शन। Pie diagrams are ineffective when comparing two or more distinctive sets of data where total magnitude differs significantly। क्या ये हो रहा है, इज इट डिफर सिग्निफिकेंटली? यस, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये बहुत ही हमारा इनइफेक्टिव, क्योंकि पाई डाटा में क्या होता है, एक ही डेटा दिया गया होता है। हम उसको क्या कर सकते हैं, देखिए एक डेटा मतलब क्या है, या तो ये सिर्फ इनकम के बारे में बात कर सकता है, या तो ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर सकता है। इन दैट सेंस किसके बारे में, इनकम के बारे में, जीडीपी का इनकम कहाँ से आ गया, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कितनी है। अब अगर दोनों इसी सर्कल में उसको हम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, देन इट कैन नॉट, ये उस वक्त क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है। स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट सही है। पाई डायग्राम ओनली शोज रिलेटिव कंपोनेंट पोर्शंस नॉट एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये भी हमारा सही है। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं दिखाता है, ये यहाँ पे क्या दिखाता है, रिलेटिव प्रोपोर्शंस यहाँ पे दिखाता है। इसका मतलब जो सही आंसर आ जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर, यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर, आई गेस हाँ, उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे हमारा आ जाएगा हिस्टोग्राम। ऑलरेडी मैंने ये बताया, ओग्यू भी बताया मैंने यहाँ पे दिस लॉरेंस कर्व भी बताई, इनकम इनइक्वालिटीज के बारे में। अब तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 भी मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 30 भी मैं आपके लिए होमवर्क रखूँगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। मैं आप उम्मीद करता हूँ इतना पढ़ाने के बावजूद भी, इतना अच्छा समझाने के बावजूद भी आप मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ गया होगा। एंड दैट इज इट। यहाँ पे हमारा ये बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही मज़ेदार सेशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। और फिर से जाने से पहले वेट 2 मिनट, अभी तक आपने ये वीडियो पूरा देखा है, अब 2 मिनट थोड़ा वेट कीजिए। अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट यही है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, मुझे बताओ। बहुत ही कम बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, दोज हु आर कंटिन्यूअसली कमेंटिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल, स्पेशली कुछ 2-3 बच्चे, उनमें से एक वानी शौकत है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, यू आर कंसिस्टेंटली, इंशाल्लाह रहमान यू विल गेट रिवार्डेड। आपको एग्जाम में पता चलेगा उनको, ठीक है ना, मेरे जो वीडियोस है ये कितने फ्रूटफुल थे आपके लिए। और कोई एक है, मुझे उसका नाम याद नहीं, नाम नहीं कि उसमें नाम नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वो 2 ऐसे बंदे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ये रफीक भट्ट भी है, ही इज ऑलवेज, लेकिन अभी तक वो नहीं आया, ठीक है ना, फ्रॉम पास्ट कुछ वीडियोस ही इज नॉट कमेंटिंग, पता नहीं कहाँ गया वो। जितने भी आ रहे हैं कमेंट किया करो, ठीक है ना। थैंक यू। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर, बी रेडी फॉर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको बहुत ही मजा आएगा। इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, मीन, मोड, मिडल, दैट वो नहीं कि जो आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 1 मीन निकालो, मोड निकालो, फ्रॉम कंटिन्यूअस सीरीज, फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज, एक क्वेश्चन। मैं वहां पे हाई एंड स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन लाऊंगा। क्वेश्चन कम ही होंगे वीडियोस में, एक्सप्लेनेशन उनकी धमादार धुरंधर उनकी एक्सप्लेनेशन होगी। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। एंड थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।